फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का लिपिड्स का ये पार्ट 7 है। इसके अंदर हम ने जितना भी लिपिड्स के अंदर पढ़ा है उससे रिलेटेड CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिपिड्स जो हैं उनका साइज होता है 120 से 160 किलो डाल्टन। स्टिल उनको मैक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब ये साइज़ बहुत स्मॉल है फिर भी उनको मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कहा जाता है? तो रीज़न इसमें पहला दे रखा है क्योंकि वो मेन कंपोनेंट होते हैं मेम्ब्रेन के, या फिर वो मेन कंपोनेंट होते हैं सेल के। तो ये कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं लगता कि उसको मैक्रोमोलिक्यूल में रख दिया जाए क्योंकि वो मेन कंपोनेंट मेम्ब्रेन का है या वो मेन कंपोनेंट सेल का है। इन वाटर दे फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो पानी के अंदर वो बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो स्टेटमेंट है उसके साथ में जाता है, ये हो सकता है। फिर भी हम फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स। भाई इतनी लार्ज अमाउंट में तो लिपिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि पोलर हेड ग्रुप मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल में क्यों होता है? तो जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, अगर आपने वो स्ट्रक्चर ध्यान से देखा है तो आप आसानी से बता सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल है उसमें 4 रिंग न्यूक्लियस होते हैं, है ना? और एक फाइटोल की चेन होती है जो उसके अंदर हाइड्रोफोबिसिटी कॉज करती है। और वहीं पे मैंने ये भी बताया था कि हाइड्रोफिलिक पार्ट उसका क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो उसके थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट ब्राउन फैट से रिलेटेड करेक्ट नहीं है? अब ये ब्राउन फैट जो होता है बच्चों में देखने को मिलता है, हीट इंसुलेशन का काम करता है। हम इसके कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है न्यू बॉर्न बेबी में। ऐसा नहीं है, न्यू बॉर्न बेबी में तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये ATP कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, ये ज़्यादा हीट, ऑब्वियसली ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और ये अनकपलिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि ब्राउन फैट जो है वो एक अनकपलिंग एजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, यानी कि वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो लिपिड राफ्ट होते हैं, लिपिड राफ्ट भी मैंने आपको बताए थे। तो लिपिड राफ्ट जो बेसिकली होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल और स्फिंजोलिपिड का रेशियो 2:1 साइज का होता है। अब इन्होंने बता दिया एक राफ्ट जो है 35 नैनोमीटर स्क्वायर का है, और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का भी सरफेस एरिया बता दिया 40 एंगस्ट्रॉम, और स्फिंजोलिपिड का बता दिया 60 एंगस्ट्रॉम। अभी पूछ रहा है कितने कोलेस्ट्रॉल और कितने स्फिंजोलिपिड एक राफ्ट में प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जैसे इसमें 60 और वो 40 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, वो नैनोमीटर में दे रखा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर वैसे ये है, हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। राफ्ट एरिया दे रखा है, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर देंगे। उसके बाद में राफ्ट एरिया के 3 पार्ट हो गए ना, 2 पार्ट किसका हो गया, कोलेस्ट्रॉल का, 1 पार्ट हो गया स्फिंजोलिपिड का। तो हम डिवाइड कर देंगे कि हर एक पार्ट के पास अप्रॉक्स कितना गया, इतना आ गया। अब कोलेस्ट्रॉल क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, मल्टीप्लाई कर देंगे, स्फिंजोलिपिड उतना है। अब इसका रेशो निकाल लेंगे, तो रेशो अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 58 और 29 आ रहा है। इतना तो एग्जैक्ट नहीं है, बट ये फर्स्ट के साथ में ज़्यादा मैच जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लिपिड राफ्ट, वापस से लिपिड राफ्ट आ गए, इसमें स्फिंजोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल को इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है राफ्ट के अंदर? तो आपको क्यों लगता है कि कोलेस्ट्रॉल को राफ्ट के अंदर होना चाहिए? तो कुछ रीजंस दे रखे हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है स्फिंजोलिपिड की मोबिलिटी कम करता है। ना ना, ये रीज़न नहीं है। दूसरा है लार्ज हेड ग्रुप्स जो स्फिंजोलिपिड्स के होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये भी करेक्ट नहीं है। देन है कोलेस्ट्रॉल इंटरैक्ट विद फैटी एसिड टेल इन द मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड टेल के साथ में इंटरैक्शन करता है, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट है कि जो प्लेनर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, जो ऊपर जो 4 रिंग्स होती है ना, वो वॉइड जगह भर देती हैं जो बड़ा सा स्फिंजोलिपिड होता है। ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। सॉरी, थोड़ा ज़ुकाम हो गया है। तो ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रिडोमिनेट रिएक्शन बिटवीन फॉस्फोलिपिड दैट स्टेबलाइज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड के बीच में कौन सा इंटरैक्शन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवेलेंट इंटरैक्शन। कोवेलेंट इंटरैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड इतना नहीं होता है। वैन डर वाल एंड आयनिक इंटरैक्शन,
हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज़रूर होता है तभी बाइलेयर बनती है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देख सकते हैं। तो इसका कोवलेंट की जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बेटर है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं कि स्फिंक्जोमाइलिन और फॉस्फोग्लिसराइड दोनों के दोनों फॉस्फोलिपिड है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अब आपको पता है स्फिंक्जोमाइलिन में स्फिंक्सोसिन की बैकबोन होती है और फॉस्फोग्लिसराइड में ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक के अंदर जो फैटी एसिड की टेल है वो एस्टर बॉन्ड से अटैच्ड है। हाँ, किसके अंदर? फॉस्फोग्लिसराइड के अंदर। और दूसरे के अंदर फैटी एसिड की टेल अमाइड बॉन्ड से अटैच है। किसके अंदर? स्फिंक्जोमाइलिन के अंदर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोफिलिसिटी दोनों की किस पे डिपेंड करती है? फॉस्फेट ग्रुप पे और हेड ग्रुप पे। ये भी करेक्ट है क्योंकि जो हमारा एक्स लगा हुआ होता है वही हेड ग्रुप होता है और वो हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर दोनों लिपिड्स का बताता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओनली वन ऑफ देम में कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो फैटी एसिड की चेन है दोनों में ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी एक बार फोर्थ स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट ये कहता है स्फिंक्जोमाइलिन जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में और फॉस्फोग्लिसराइड जो है अदर सेल। करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें तो क्या है, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, तो वो थर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। तो जो ये इसमें बताया हुआ है कि अगर किसी भी मेम्ब्रेन में जेल से किसके अंदर, लिक्विड के अंदर ट्रांजिशन होता है, तो जो उसमें फॉस्फोलिपिड्स लगे हुए हैं, फॉस्फेटिडाइल कोलिन लगा हुआ है और उस फॉस्फेटिडाइल कोलिन के अंदर जो लिपिड की चेन लगी हुई है यानी फैटी एसिड की लगी हुई, वो डाई ओली ऑयल हो सकता है, डाई पाल्मिटॉइल हो सकता है, डाई स्टीरॉयल हो सकता है, पाल्मिटॉइल ओली ऑयल हो सकता है। तो जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तब मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको कार्बन नंबर याद रखना ज़रूरी है, बॉन्ड नंबर याद रखना ज़रूरी है कॉमन नेम के साथ में, और मैंने उसके साथ में ये ट्रांजिशन वाले कंसेप्ट्स भी बताए थे। अब इसने उसको पूछ लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे किया जाता है। जेल टू लिक्विड ट्रांजिशन जब हो रहा होता है तो वो ट्रांजिशन लॉन्ग फैटी एसिड की चेन डिक्रीज करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कार्बन नंबर चाहता है, और फ्यूअर डबल बॉन्ड भी ये ट्रांजिशन को कम करता है। तो हम ये इसका देख लेते हैं। पहला वाला जो हमारा फैटी एसिड्स है लगे हुए हैं जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन के अंदर, वो है डाई ओली ऑयल। अब डाई ओली ऑयल मतलब आपका एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, 18 कार्बन का होता है। अब ये डाई का मतलब 2 लगे हुए हैं, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और डाई पाल्मिटॉइल 16 कार्बन का है, ये भी 2 लगे हुए हैं। डाई स्टीरॉयल भी 2 लगे हुए हैं। तो ये दोनों तो DP एंड DS तो क्या है, सैचुरेटेड है, लेकिन ये मिक्स्ड वाला है, तो इसमें एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड है। अब ऊपर वाला अगर हम फिनोमिनन लगाएं और फिर इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाएं, तो सबसे कम किसका होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज कौन करता है? लॉन्गेस्ट फैटी एसिड की चेन। लॉन्गेस्ट फैटी एसिड की चेन किसकी है? DS की है, क्योंकि सैचुरेटेड भी है ना, फ्यू डबल बॉन्ड भी डिक्रीज करती है। तो ये हो गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो सबसे कम इसी की हुई, उसके बाद में DP की हुई, उसके बाद में मिक्स वाली क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना उसमें, और उसके बाद में जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका जो आंसर है वो ये वाला हो गया, सेकेंड आंसर। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, एक इन्होंने पूरा कॉलेरा टॉक्सिन के बारे में बता दिया कि वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाता है, और जब वो अंदर जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी रिसेप्टर के साथ में ज्वाइन होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होती है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम, उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, और वो और क्या करती है, वो इंटेस्टाइनल सेल से वाटर और सोडियम एग्जिट कराने लग जाती है। ठीक है, तो अगर हम ट्रीटमेंट करें ये सब चीज़ से बचने के लिए फॉस्फोलाइपेजेस और प्रोटीएजेस से, तो जब हमने फॉस्फोलाइपेज और प्रोटीएज से ट्रीटमेंट किया तो कुछ भी असर नहीं हुआ, मतलब फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन से या प्रोटीन के ब्रेकडाउन से कुछ असर नहीं हो रहा है। ठीक है, बट अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक्सोग्लाइकोसाइडेजेस से, मतलब ऐसी एंजाइम जो शुगर रेसिड्यूज को ब्रेक डाउन करती है, तो कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो अब इस बात को देख करके आपको क्या लगता है कि कॉलेरा टॉक्सिन का रिसेप्टर क्या हो सकता है? अगर फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता तो फॉस्फोलाइपेज से इफेक्टेड होता, तो रॉन्ग है। अगर सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता तो प्रोटीएजेस से इफेक्टेड होता, ये भी रॉन्ग है। गैंग्लियोसाइड, ये डेफिनेटली क्योंकि शुगर रेसिड्यूज है ना, ये आंसर हो सकता है। फिर भी देख लेते हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, अगेन ये प्रोटीन है, तो ये 3 ऑप्शन तो गलत हैं। इसका आंसर क्या है? गैंग्लियोसाइड।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिपिड स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन. माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर. कोई भी क्वेरी हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.